नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लैंडमार्क फैसले की, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, ये हमारे अधिकारों, हमारी आज़ादी और हाँ, हमारे संविधान को समझने का एक नया नज़रिया देता है। और ये साफ कर दें कि हमारी पूरी बातचीत सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के उस फैसले में लिखी गई बातों और तर्कों पर ही आधारित है। कोशिश यही रहेगी कि इस फैसले की जो मुख्य बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझे, खास तौर पर ये निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आखिर है क्या, और ये कैसे हमारे जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 और दूसरी स्वतंत्रताओं से जुड़ा है, और ये भी कि संविधान की व्याख्या वक्त के साथ कैसे बदलती है ना। आज के डिजिटल युग में ये मुद्दा और भी ज़रूरी हो गया है। हमारी निजी जानकारी, हमारा डेटा सब जगह है। तो ये फैसला हमारे लिए क्या मायने रखता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले वही बड़ा सवाल जिससे ये सब शुरू हुआ, क्या प्राइवेसी निजता हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट? इस फैसले से पहले तो थोड़ी कंफ्यूजन थी। बिल्कुल, ये एकदम फाउंडेशनल सवाल था। देखिए, 9 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बिना किसी लाग लपेट के कहा कि हाँ, निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, उसी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये कोई अलग से दिया गया तोहफा नहीं है। ये तो व्यक्ति की गरिमा, उसकी डिग्निटी और उसकी आज़ादी में ही इनहेरेंट है, उसी के अंदर है। अच्छा, तो ये कोई सामान्य कानूनी अधिकार नहीं है जिसे सरकार बदल दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने यही कहा, इसे सिर्फ एक कॉमन लॉ राइट नहीं माना गया। संविधान इसे जीवन, स्वतंत्रता और भाग 3 के दूसरे अधिकारों का एक अंदरूनी हिस्सा मानता है। इसीलिए इसे संवैधानिक संरक्षण मिला है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि इसे साधारण कानूनों की तरह बहुमत वाली सरकार आसानी से बदल या छीन नहीं सकती। हाँ, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये संविधान में ही निहित है। अच्छा, एक तर्क ये भी तो दिया गया था कोर्ट में कि निजता तो बस पढ़े लिखे या शहरी लोगों की अभिजात्य वर्ग की चिंता है। आम आदमी को रोटी चाहिए, निजता नहीं। हाँ, ये दलील आई थी सामने। लेकिन कोर्ट ने इसे पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया। कहा गया कि यह सोचना ही गलत है। हर व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वो अपनी निजी जिंदगी में अपनी स्वायत्तता का हकदार है। ये कहना कि गरीबों को सिर्फ आर्थिक जरूरतें पूरी करनी है, उन्हें नागरिक या राजनीतिक अधिकार नहीं चाहिए, ये तो देखिए इतिहास में मानव अधिकारों के हनन को सही ठहराने का एक पुराना बहाना रहा है। असल में तो सवाल पूछने का, सरकार के कामों पर नजर रखने का और असहमत होने का अधिकार ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। और ये अधिकार सबके लिए बराबर हैं। सही कहा, अधिकारों को इस तरह बांटना ठीक नहीं। अच्छा, इस फैसले ने सिर्फ निजता पर ही नहीं बल्कि संविधान को कैसे समझा जाए, उसकी व्याख्या कैसे की जाए, इस पर भी काफी कुछ कहा है। ये जो बात आती है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट, इसका क्या मतलब निकाला कोर्ट ने? हाँ, ये बहुत ही अहम पहलू है इस फैसले का। देखिए, कोर्ट ने जोर दिया कि संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है। इसका मतलब है कि इसकी व्याख्या को हम सिर्फ 1950 में जो संविधान बनाने वालों ने सोचा था, वहीं तक सीमित नहीं रख सकते। अच्छा। हाँ, क्योंकि समाज बदलता है, तकनीक बदलती है, नई चुनौतियां आती हैं। संविधान को इन बदलती जरूरतों और उम्मीदों के हिसाब से ढलना होता है। आज के जज भविष्य की हर टेक्नोलॉजिकल चुनौती का अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना। इसलिए व्याख्या में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो मतलब ये हुआ कि संविधान निर्माताओं की जो मूल भावना थी, उसका सम्मान करते हुए भी हम आज के सवालों के जवाब संविधान में ढूंढ सकते हैं, भले ही उन्होंने सीधे तौर पर उस बारे में ना सोचा हो। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी दूरदर्शिता महत्वपूर्ण है, पर वो आज की डिजिटल दुनिया की जटिलताओं का, जैसे बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह या ऑनलाइन प्रोफाइलिंग का अंदाजा कैसे लगाते। इसीलिए संविधान की व्याख्या गतिशील होनी चाहिए। और कोर्ट ने कहा कि इसमें हमारा मार्गदर्शन कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, उसमें जो मूल्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, ये हमें रास्ता दिखाते हैं। ये मूल्य हमें मौलिक अधिकारों को आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद करते हैं। सही।
तो संविधान की ये जीवंत व्याख्या ही हमें निजता जैसे अधिकारों को समझने में मदद करती है। चलिए अब निजता के अलग अलग पहलुओं पर आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अकेले छोड़ दिए जाने तक ही सीमित नहीं है ना। इसके और क्या आयाम बताए गए? हाँ, सही कहा आपने। निजता का दायरा बहुत बड़ा है। फैसले में कई तरह की निजता की बात हुई। एक है शारीरिक निजता, बॉडीली प्राइवेसी, मतलब अपने शरीर पर अपना अधिकार। फिर है स्थानिक निजता, स्पेशल प्राइवेसी, जैसे अपने घर की गोपनीयता, अपने निजी स्थान की। फिर संचार की निजता, कम्युनिकेशनल प्राइवेसी, आपकी बातचीत, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स वगैरह। और आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है सूचनात्मक निजता, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, यानी आपकी निजी जानकारी पर आपका कितना नियंत्रण है, कौन उसे ले सकता है, कैसे इस्तेमाल कर सकता है। ये सब मिलकर ही व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने, अपना व्यक्तित्व बनाने और अपने निजी मामलों में फैसला लेने की आज़ादी देते हैं। ये सूचनात्मक निजता वाली बात आज बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगती है। हमारा सारा डेटा, हमारी डिजिटल पहचान, इस पर कोर्ट ने क्या चिंताएं जताई? इस पर कोर्ट ने काफ़ी गहरी चिंता जताई। माना कि तकनीक ने राज्य और बड़ी कंपनियों, मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स, दोनों के लिए हमारी निजी दुनिया में दखल देना बहुत आसान कर दिया है। निगरानी यानी सर्वेलेंस, लोगों की प्रोफाइलिंग, बड़े पैमाने पर डेटा जमा करना, ये सब बहुत गंभीर मसले हैं। हाँ, ये तो है। सोचिए, किसी के डेटा से उसकी आदतें, पसंद, नापसंद, यहाँ तक कि उसकी सोच, उसके राजनीतिक विचार, सब पता लगाया जा सकता है। और इस जानकारी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, असहमति को दबाने के लिए। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये वाकई चिंता की बात है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात थी फैसले में कि क्या सिर्फ झूठी जानकारी से ही खतरा होता है? क्या कभी-कभी सच्ची जानकारी भी निजी हो सकती है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया गया। कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी इज्जत को अनुचित नुकसान से बचाने का अधिकार है। और ये सुरक्षा सिर्फ झूठ के खिलाफ नहीं, बल्कि कुछ सच के खिलाफ भी जरूरी हो सकती है। हर सच्ची बात को पब्लिक कर देना जरूरी या सही नहीं होता है। अच्छा। हाँ, मतलब जनता की, हर किसी की निजी जिंदगी की हर सच्ची बात जानने में कोई वैध रुचि नहीं हो सकती। अगर कोई बात बहुत निजी है, भले ही वो सच हो, उसे बेवजह उछालना ठीक नहीं। निजता व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखने और सुधरने का एक स्पेस देती है, बिना समाज की लगातार स्क्रूटनी के। मतलब निजता हमें एक तरह से अपनी छवि बनाने और बचाने का भी मौका देती है। अच्छा, अगर निजता इतनी जरूरी है, तो फिर राज्य की, सरकार की क्या भूमिका है इसमें? क्या उसे बस दूर रहना है या कुछ करना भी है? और क्या वो कभी दखल दे सकती है? देखिए, यहाँ राज्य का दोहरा कर्तव्य है, डुअल रोल है। पहला है नकारात्मक कर्तव्य, नेगेटिव ड्यूटी, मतलब राज्य खुद बेवजह किसी की निजता में दखल ना दे, तांग झांक ना करे। लेकिन दूसरा, जो आज ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, वो है सकारात्मक कर्तव्य, पॉजिटिव ड्यूटी, मतलब राज्य ये भी सुनिश्चित करे कि कोई और, जैसे कोई बड़ी कंपनी या कोई दूसरा व्यक्ति, आपकी निजता का हनन ना करे। अच्छा, मतलब उसे प्रोटेक्ट भी करना है। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए राज्य को कानून बनाने पड़ सकते हैं, रेगुलेशंस लाने पड़ सकते हैं। ये देखना होगा कि अगर जानकारी ली जा रही है तो सहमति से ली जाए और सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल हो जिसके लिए सहमति दी गई थी। ठीक है, लेकिन ये अधिकार, जैसे आपने कहा, असीमित तो नहीं होगा। क्या राज्य कुछ स्थितियों में निजता में दखल दे सकता है? उसकी सीमाएं क्या हैं? हाँ, बिल्कुल। कोई भी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता। निजता पर भी तर्कसंगत, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण 3 स्तरीय परीक्षण या 3 pronged टेस्ट दिया। किसी भी दखल को इन 3 कसौटियों पर खरा उतरना होगा। पहला, कि वो दखल किसी कानून के तहत हो, मतलब कानून का आधार हो, मनमानी न हो। दूसरा, उस दखल का कोई वैध उद्देश्य हो, लेजिटिमेट एम, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध की रोकथाम, सार्वजनिक व्यवस्था या दूसरों के अधिकारों की रक्षा। और तीसरा, और ये शायद सबसे अहम है, वो है अनुपातिकता, प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब दखल उतना ही हो जितना उस उद्देश्य को पाने के लिए बिल्कुल जरूरी हो, जरूरत से ज्यादा ना हो। अच्छा, मतलब जरूरत और दखल में एक संतुलन हो। हाँ, बिल्कुल। ऐसा ना हो कि मकसद छोटा हो और अधिकार पर चोट बहुत बड़ी कर दी जाए। संतुलन साधना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने इस फैसले पर पहुंचने के लिए दुनिया भर में क्या चल रहा है, इसे भी देखा? मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून, दूसरे देशों के फैसले? हाँ, बिल्कुल देखा। फैसले में जिक्र है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियों का, जैसे
यूडीएचआर 1948 और आईसीसीपीआर 1966 का हिस्सा है, जिनमें निजता को मान्यता दी गई है। कोर्ट ने कहा कि जब तक हमारे अपने कानून में कोई बात इनके खिलाफ ना हो, तब तक इन अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को हमें अपनी व्याख्या में ध्यान रखना चाहिए, खासकर मौलिक अधिकारों के मामले में। और दूसरे देशों के उदाहरण जैसे अमेरिका, यूके? हाँ, कई देशों के कानूनों और फैसलों पर चर्चा हुई। यूके, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय। जैसे अमेरिका में कैसे पेनम्ब्रास और जोन्स ऑफ प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ, या यूके में ह्यूमन राइट्स एक्ट के बाद निजता कानून कैसे मजबूत हुआ। लेकिन कोर्ट ने यह भी चेताया कि हर देश का अपना संदर्भ होता है, तो हम सीधे सीधे किसी विदेशी फैसले को यहां लागू नहीं कर सकते। उसे भारतीय परिस्थितियों में देखना होगा। ये एक संतुलित दृष्टिकोण है। अब आते हैं उन दो पुराने भारतीय फैसलों पर जिनकी वजह से ये मामला 9 जजों की बेंच तक पहुंचा। एमपी शर्मा 1954 और खड़क सिंह 1963। कहा जाता है कि इन्होंने निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना था। क्या इस बेंच ने उन विचारों को बदला? हाँ, ये बहुत ही क्रूशल हिस्सा था इस जजमेंट का। कोर्ट ने पहले एमपी शर्मा केस को देखा, जो 8 जजों का फैसला था। कोर्ट ने कहा कि उसमें जो ये कहा गया था कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है, वो उस केस का मुख्य बिंदु, मतलब रेशियो डिसिडेंडी था ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो केस असल में अनुच्छेद 20(3) यानी खुद के खिलाफ गवाही देने से छूट, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में था। निजता का सवाल उसमें सीधे तौर पर नहीं था। फिर आया खड़क सिंह मामला, 6 जजों का। कोर्ट ने पाया कि उसमें जो बहुमत का फैसला था, वो अपने आप में विरोधाभासी, कॉन्ट्रडिक्टरी था। कैसे? ऐसे कि एक तरफ तो बहुमत ने माना कि पुलिस का रात में घर पर निगरानी करना, डोमिसिलरी विजिट्स, वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो कि साफ तौर पर निजता का आनंद है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ उसी फैसले में बहुमत ने यह भी लिख दिया कि संविधान में निजता का कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं। हाँ, ये तो विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल। तो इस 9 जजों की बेंच ने खड़क सिंह के बहुमत के उस हिस्से को, जो निजता के अधिकार को नकारता था, उसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। कहा कि वो सही नहीं था। और उसी खड़क सिंह केस में जस्टिस सुब्बा राव का जो अल्पमत का नजरिया था, जिन्होंने निजता को मौलिक अधिकार माना था, इस बेंच ने उसे सही ठहराया। तो हाँ, उन पुराने विचारों को पलट दिया गया। तो ये तो बहुत बड़ा कदम था। सालों की अनिश्चितता खत्म हुई। इस पूरी बातचीत के बाद अगर हम इस फैसले का सार, निचोड़ निकालना चाहें तो मुख्य बातें क्या होंगी? हाँ, अगर हम संक्षेप में देखें तो इस ऐतिहासिक फैसले ने कुछ बातें बिल्कुल साफ कर दी। 1. निजता एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, गरिमा से जुड़ा है। 2. ये अधिकार सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि हर नागरिक का है, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं। 3. संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, व्याख्या वक्त के साथ बदलेगी। 4. निजता के कई पहलू हैं और सूचनात्मक निजता आज बहुत अहम है। 5. राज्य का कर्तव्य है निजता की रक्षा करना, सिर्फ दखल न देना नहीं बल्कि बचाना भी। लेकिन हाँ, ये असीमित नहीं है, इस पर तर्कसंगत रोक लग सकती है, पर वो रोक आनुपातिक होनी चाहिए। और 6. एमपी शर्मा और खड़क सिंह में जो कहा गया था कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है, वो विचार अब सही नहीं माना जाता, उसे खारिज कर दिया गया है। अब अंत में हमारे सुनने वालों के लिए कोई ऐसा विचार या सवाल छोड़ जाएं जिस पर वो इस चर्चा के बाद भी सोचते रहें। जरूर। देखिए, ये फैसला निजता को मौलिक अधिकार तो बना देता है, लेकिन असली चुनौती तो अब है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां तकनीक, डेटा, निगरानी ये सब बढ़ रहा है। दूसरी तरफ राज्य की जिम्मेदारियां हैं, सुरक्षा, कल्याण, अपराध रोकना। इन दोनों के बीच, मतलब व्यक्तिगत आज़ादी और सामूहिक हित, इनके बीच संतुलन कैसे बनेगा? भविष्य में ये महीन रेखा कहाँ खींची जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए, लागू करने के लिए हमें कैसे कानून, कैसी संस्थाएं चाहिए होंगी जो तकनीक की रफ्तार से कदम मिला सकें और हमारे अधिकारों की रक्षा भी कर सकें? ये सवाल शायद आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और पेचीदा होता जाएगा। इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।